हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर सीडीआई सीरीज वंस अगेन। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और रीजनल ग्रुपिंग को जिसका नाम है आईपैक, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, और इसको लीड कर रहा है यूएसए। अभी तक हमने जो ग्रुपिंग को कवर कर लिया है वो ये 5 ग्रुपिंग्स हैं, और जो नेक्स्ट हमारी क्लासेस रहेगी उसमें हम डिस्कस करेंगे वेस्ट एशिया क्वाड को और शार्क को। तो आज हम बात करने जा रहे हैं ये जो पैक्ट है, ये जो ग्रुपिंग है जिसको यूएस लीड कर रहा है, ये कहां पे लाई करता है या इसका जो रेलिवेंसी है वो किस रीजन में है। उसकी रेलिवेंसी पाई जा रही है इंडो पैसिफिक रीजन में, और इंडो पैसिफिक रीजन ये रीजन है। अगर हम उसको मैप पे लोकेट करें या एलोकेट करें तो ये रीजन बनता है ये वाला रीजन, इंडो पैसिफिक रीजन। अब इस ग्रुपिंग में क्या है, इकोनॉमिक ग्रुपिंग है या मिलिट्री ग्रुपिंग है या डिप्लोमेटिक है, वो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इस ग्रुप को लीड कर रहा है यूएसए और इंडिया इसका मेंबर बन चुका है। उसके बाद 4 पिलर्स पे ये ग्रुप टिका हुआ है, ये ग्रुपिंग टिकी हुई है। या जो इकोनॉमिक ग्रुपिंग है जिसकी बात हम कर रहे हैं, इट इज नॉट ए मिलिट्री ग्रुपिंग, इट इज ए इकोनॉमिक ग्रुपिंग। अगर ये ग्रुपिंग इकोनॉमिक है तो किन पिलर्स पे ये ग्रुपिंग टिकी हुई है उसकी बात हम करते हैं। उसके हैं 4 फैक्टर्स। जो 4 फैक्टर्स हैं वो हैं फेयर इकोनॉमी, रिसाइलेंट इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी और कनेक्टेड इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 एस्पेक्ट पे ये ग्रुपिंग बात करता है। उसके बाद नेक्स्ट टुगेदर, ये जो 14 कंट्रीज अभी जिन्होंने इसमें रजामंदी दी है, मंजूरी दी है, वो 40% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है ऑल ओवर वर्ल्ड। लेकिन अब देखेंगे हम कुछ टाइम बाद ये बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि इसमें धीरे धीरे कंट्रीज और भी ऐड होती चली जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसका जो फ्रेमवर्क है, इसका जो ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, वो क्या है कि रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक। जो इंडो पैसिफिक है रीजन है, उसका जो विजन होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। फ्री मतलब रूल बेस्ड होना चाहिए, उसमें कोई भी हिंद्रस नहीं होना चाहिए, ऑब्स्टेकल नहीं होना चाहिए। सेकंड, मेक सप्लाई चेन रिसाइलेंट, सप्लाई चेन होना चाहिए जो वो रिसाइलेंट होना चाहिए, मतलब उसमें कोई भी आप ये कह सकते हो कि ऑब्स्टेकल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वही जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पे ये बात कर रहा है। उसके बाद इसको जो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को बात की जा रही है वो की जा रही है कि ये चाइना को टैकल करने के लिए, जो चाइना का जो डोमिनेट बनता जा रहा है इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव पे, उसको कंट्रोल करने के लिए यूएस इस ग्रुप में आ रहा है या उसको लीड कर रहा है, क्योंकि जन्मदाता तो यूएसए ही है। उसके बाद इफेक्टिव टैक्स इन्फोर्समेंट की में बात की जा रही है और मनी लॉन्ड्रिंग की इस ग्रुपिंग में बात की जा रही है। लेकिन इस ग्रुपिंग को 2 कंट्रीज के पर्सपेक्टिव्स में हम जरूर देखेंगे, एक तो यूएसए के पर्सपेक्टिव्स पे और दूसरा इंडिया के। अब इस ग्रुपिंग में इंडिया को क्या बेनिफिट होने वाला है? इंडिया को जो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट होने वाला है वो है रिसेप से बाहर होके एक ऐसे इकोनॉमिक ग्रुपिंग का मेंबर बनना जिसमें चाइना नहीं है। और रिसेप स्टैंड फॉर रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जो 15 मेंबर का एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ग्रुपिंग है, और उसमें 10 कंट्री आसियान और 5 कंट्रीज जो आती हैं वो आती है चाइना, उसमें आता है हमारा न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया। एक चीज और इंपॉर्टेंट है इसमें, इंडिया इसका पार्ट था लेकिन उसने आते आते 2020 में इंडिया ने इससे बाहर होने का अपना फैसला सुना दिया था। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंडिया के बाद सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि चलो इस इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क का मेंबर होने से रिसेप से बाहर एक अच्छा ऑप्शन मिला कि चलो रिसेप को हमने छोड़ दिया। उसके बाद इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी मेंटेन होती है, क्योंकि क्वाड का मेंबर रहते रहते क्वाड में जो 4 कंट्रीज आती है, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद आप कह सकते हो यूएसए, जापान और इंडिया, क्वाड का मेंबर रहते रहते इंडिया अब एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क या इकोनॉमिक ग्रुपिंग का भी मेंबर बन चुका है। उसके बाद रिसाइलेंट सप्लाई चेन, मतलब रिसाइलेंस जो वर्ड निकल के आया वो आप कह सकते हो कि अगर किसी चीज को सेटबैक मिलता है, सेटबैक उस पाने के बाद जब वो चीज बाउंस बैक करती है, वो इकोनॉमी भी हो सकती है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, उसको हम बोलते हैं रिसाइलेंस या रिसाइलेंट। सेकंड, यूएसए को क्या बेनिफिट हो रहा है? हिस्टोरिकल जो इंटरेस्ट है यूएसए के वो अलाइव रहेंगे और क्या रहेंगे? स्ट्रेंथन्ड, मतलब कि ऐतिहासिक जो दिलचस्पी इस रीजन में यूएसए ने दिखाई है वो कैसे दिखाई है? आप कह सकते हो कि बुश जो वहां के प्रेसिडेंट है उनका भी इंटरेस्ट इस रीजन में था। सेकंड, ओबामा जो वहां के प्रेसिडेंट रहे थे उनका भी इंटरेस्ट था, और अब जो बाइडेन ने भी यहाँ पे इस रीजन में अपना इंटरेस्ट दिखाया है थ्रू एशिया स्ट्रेटेजी या जो भी इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी या फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक रीजन। ये तीनों प्रेसिडेंट यूएसए के इस रीजन को लेके बहुत ज्यादा दिलचस्पी अपनी शो
करते हैं। उसके बाद रिसाइलेंट इकोनॉमी, आप ये कह सकते हो कि सेकंड यूएसए कैसे देखता है इस चीज को कि जो उसका इकोनॉमिक होल्ड है उसको रीअसेट कर सकता है, मतलब उसको फिर से दर्शा सकता है, क्योंकि जो डोनाल्ड ट्रंप का जो पीरियड आया था उसमें कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा सेटबैक मिला था। थर्ड ईगल आई व्यू, इसका मतलब क्या है कि यूएसए अब ऑल ओवर द वर्ल्ड मिलिट्री फॉर्म में, डिप्लोमेटिक फॉर्म में और इकोनॉमिक फॉर्म में अपनी एक आंखें, तीखी नजरें पूरे रीजन पे बना सकता है। क्योंकि चाइना ने कुछ वक्त पहले क्या देखा कि अब नाटो के साथ मिलके यूएसए कहां ज्यादा फोकस कर रहा है, वो फोकस कर रहा है यूरोप रीजन में। क्यों कर रहा है, कहां, क्योंकि वहां पे रशिया यूक्रेन वॉर अभी रनिंग में है। बट उस चीज को नकारते हुए यूएसए ने क्या किया, कुछ ही वक्त पहले आप ये कह सकते हो, आप ये भी कह सकते हो कि वॉर के चलते चलते यूएसए ने अपना डिसीजन क्या लिया कि एक इकोनॉमिक पैक्ट, इकोनॉमिक ग्रुपिंग को जन्म दिया जाए, और उसका नाम क्या रखा है उसने, ई पैक्ट, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, राइट। उसके बाद इस ग्रुप की कुछ आप ये कह सकते हो कंसर्न्स भी हैं, चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चैलेंज क्या है, इट इज नॉट ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। अगर नहीं है तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पे लागू होती है वो ये होती है कि जो डब्ल्यूटीओ में परमिट किया जाएगा या डब्ल्यूटीओ परमिशन देता है प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की, वो अब जो इसके मेंबर्स हैं इस ग्रुपिंग के, वो नहीं हो सकता, उनको परमिट नहीं मिलेगा। पहला चैलेंज तो ये है। अभी इस ग्रुप में बात नहीं की गई है, किस चीज की बात नहीं की गई है कि मोर मार्केट एक्सेस, मार्केट एक्सेस की बात नहीं की गई है कि जो मेंबर्स इस ग्रुपिंग में हिस्सा हैं उनमें मोर मार्केट एक्सेस की बात नहीं की गई है। और क्या बात नहीं की गई है कि हम नेगोशिएट नहीं करेंगे, अभी किस पे नहीं करेंगे कि लोअर ट्रैफिक, मतलब कि टैरिफिक टैक्सेस पे अभी भी कोई बात इस ग्रुपिंग के अंडर नहीं की गई है। उसके बाद अगर किसी कंट्री ने, अगर किसी देश ने इसको एक बार ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद कुछ कमिटमेंट्स उसको और मानने पड़ेंगे। ये इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा आप ये कह सकते हो कि डिप्लोमेटिक थोड़ा सा एक ये स्टैंड है कि अगर आपने किसी भी पिलर को मान लिया, क्लीन को मान लिया, कनेक्टेड को मान लिया, फेयर को मान लिया, किसी को भी मान लिया, रिसाइलेंट को मान लिया, तो कहीं ना कहीं आपके जो दूसरे पिलर्स हैं वो भी आपके ऊपर इंप्लाइड हो जाएंगे। तो ये भी एक कंसर्न है। उसके बाद जो इसका विजन है, इस ग्रुपिंग का विजन थोड़ा सा ओवरलैप करता है, मतलब कि किसके ऊपर ढकता है आके, दो और इनिशिएटिव है। एक तो है BDN मतलब ब्लू डॉट नेटवर्क, और एक है B3W बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये पोस्ट कोविड के बाद दो इनिशिएटिव आते हैं, ये इनिशिएटिव पहले आता है और ये कोविड के बाद आता है। इसमें भी ये भी इकोनॉमिक फ्रेमवर्क है, कहीं ना कहीं ये दो जो फ्रेमवर्क है इनको भी चाइना के पर्सपेक्टिव में ही देखा जाता है कि चाइना की डोमिनेंसी को कम करने के लिए ये दो इनिशिएटिव लेके आए हैं, और यूएसए इसमें बढ़ चढ़ के भाग ले रहा है। बट यूएसए ने एक और अपना पैक्ट सामने रख दिया लाके फिर से, तो कहीं ना कहीं ये ओवरलैप होते दिख रहे हैं इन तीनों इकोनॉमिक पैक्ट के विजन। और उसके बाद इसके अंडर अभी कोई डिस्प्यूट मैकेनिज्म अभी एब्सेंट है, मतलब दो कंट्रीज के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए बायलैटरल ट्रेड को लेके, व्यापार को लेके, तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो उसके लिए डिस्प्यूट मैकेनिज्म एक बनाया जाता है, बट उसकी बात इस ग्रुपिंग में कहीं भी नहीं की गई है। और दो कंट्रीज जिसको अभी हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया, इंडिया और यूएसए, उनके कुछ इश्यूज अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, जैसे अफगानिस्तान वाला। अभी रिसेंटली क्या होता है, 2021 में अगस्त में क्या करता है यूएसए, अपना अफगानिस्तान से विड्रॉ कर लेता है अपने ट्रूप्स को, तो इंडिया के लिए ऑटोमेटिकली एक चैलेंज बन जाता है, क्या, तालिबान। दूसरा, जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने अफगानिस्तान में की हुई है वो। उसके बाद यूएसए एक चीज को बहुत ही क्रिटिकली वे में देखता है, या आप कह सकते हो स्ट्रेटेजिकली देखता है, कैसे, इंडिया का स्टैंड रशिया और यूक्रेन वॉर में। इंडिया एब्सटेन करता है, जाता ही नहीं है वोटिंग के लिए, जो भी रेजोल्यूशन यूएनओ में रखा जाता है, सिक्योरिटी काउंसिल में रखा जाता है या ह्यूमन राइट काउंसिल में रखा जाता है, वहां पे इंडिया अपनी एब्सेंटी शो करता है। तो इस चीज को लेके भी रशिया कहीं ना कहीं हमसे अपनी नाराजगी को व्यक्त करता है। सेकंड, और वी कैन से थर्ड, WTO में सपोर्ट, यूएसए कहीं ना कहीं इंडिया का सपोर्ट WTO में मांगता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि चाइना और इंडिया जो अपना डेवलपिंग स्टेटस WTO में रखते हैं ये ठीक नहीं है। तो ये कुछ चैलेंजेस और कंसर्न्स हैं इस नए इकोनॉमिक पैक्ट को लेके। बट क्या कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू भी है, कुछ ऑप्टिमिस्टिक व्यू या आशावादी किरण क्या इस पैक्ट में से कहीं दिखती हुई या झलकती हुई नजर आती है? बिल्कुल आती है। जो हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने क्या बोला है, 3 T's की बात करते हैं वो। टी, टाइम की बात करते हैं वो, ट्रस्ट की बात करते हैं और टाइमलीनेस की बात करते हैं कि विश्वास, समय, क्या इस ग्रुप को अगर हम दें तो शायद ये ग्रुप उभर के
आ सकता है। उसके बाद बात करता है रिस्पेक्ट करें एक दूसरे के इंटरेस्ट के। वो इंटरेस्ट कोई भी हो सकता है, पॉलिटिकल हो सकता है, इकोनॉमिक हो सकता है, डिप्लोमेटिक होता है। जैसे कि इंडिया बार बार रशिया यूक्रेन के वॉर पे क्या स्टैंड लेता है कि हम वही कदम उठाएंगे, हम वही स्टेप लेंगे जो हमारे राष्ट्र के हित में होगा, जो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में होगा। उसके बाद एक चीज और बात करते हैं इस चीज में कि मोबिलाइज फाइनेंस, की पैसा इकट्ठा किया जाए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो वही है, चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा कर रहे हो, रेलवे, ट्रांसपोर्ट, कुछ भी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। मेन सोर्स क्या है? मेन सोर्स है मोबिलाइजिंग द फाइनेंस, पैसा को इकट्ठा करना। तो सबसे बड़ा चैलेंज हो सकता है, लेकिन अगर इस चीज पे काम किया जाए तो शायद ये ग्रुप और उभर के आए। उसके बाद इस ग्रुप की जो सक्सेस है, इस ब्लॉक की जो सक्सेस रहेगी, वो जो इसके अंदर 3 या 4 ब्लॉक्स और बने हुए हैं उन पे निर्भर करती है। जैसे कि वेस्ट एशिया क्वाड, जिसको हम नेक्स्ट क्लासेस में कवर करेंगे अपना। उसके बाद क्वाड की, आसियान की, क्योंकि इनमें से भी मेंबर निकल के इस जो यूएसए के ग्रुप है, जो यूएसए ने जिस ग्रुप को जन्म दिया है, उसके अंदर मेंबर बन रहे हैं। तो लेकिन वो मेंबर इन ग्रुप्स के भी हैं। तो अगर ये ग्रुप सक्सेसफुल काम करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो ये इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी, ये ग्रुप जो काम कर रहा है, तो इसकी सफलता, या आप कह सकते हो कि इसका सक्सेस, या इस ग्रुप को सक्सेस मिलना कहीं ना कहीं हम हाई चांसेस में बात बोल सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस ग्रुपिंग। नेक्स्ट क्लासेस में हम कवर करेंगे वेस्ट एशियन क्वाड को। थैंक यू सो मच।